तो फाइनली आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट के बाद मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ जुजुत्सु काइसेन कलिंग गेम आर्क्स का पार्ट 3। और इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि आखिर कैसे माकी ने अपने ही क्लैन वालों को खत्म कर दिया। तो अगर अभी तक आप लोगों ने पिछली वीडियोस चेकआउट नहीं करी तो उन्हें भी चेकआउट करना मत भूलना। तो अब शुरुआत होती है चैप्टर 146 की, जहाँ पर कलिंग गेम्स शुरू हो चुके हैं और अब हम लोगों को टेंगेन समझाने वाली है कि कलिंग गेम्स के क्या क्या रूल्स है। तो रूल नंबर 1, जब भी कोई कर्स पेट अवेकंड हो जाए तो उसे 19 दिनों के अंदर अपना पार्टिसिपेशन डिक्लेयर करना होगा। रूल नंबर 2, जो भी कर्स रूल नंबर 1 को फॉलो नहीं करेगा उसकी कर्स टेक्निक रिमूव हो जाएगी, जिसका सीधा सा मतलब है मौत। रूल नंबर 3, अगर कोई भी नॉन प्लेयर बैरियर के अंदर घुस गया तो उसका पार्टिसिपेशन डिक्लेयर हो जाएगा, जिसके चलते इटाडोरी टेंगेन से पूछने लगता है आखिर उन लोगों का क्या जो कॉलोनीज के अंदर पहले से प्रेजेंट है। जिस पर टेंगेन बताने लगती है उन लोगों को बाहर निकलने का मौका मिल जाएगा। रूल नंबर 4, कलिंग गेम्स जीतने के लिए तुम्हें पॉइंट मिलेंगे, वो भी दूसरे लोगों को मारकर। रूल नंबर 5, पार्टिसिपेंट्स को जो भी पॉइंट मिलेंगे वो गेम मास्टर डिसाइड करेगा। अगर तुमने एक सॉर्सरर को मार दिया तो तुम्हें 5 पॉइंट मिलेंगे और नॉन सॉर्सरर को मारने के लिए 1 पॉइंट। और हर एक प्लेयर को अपना पर्सनल कोगामी मिलेगा, यानी उन लोगों का अपना पर्सनल गेम मास्टर। रूल नंबर 6, अगर किसी भी प्लेयर ने 100 पॉइंट अचीव कर लिए तो वो एक नया रूल ऐड कर पाएगा। और ये बात सुनने के साथ ही इटाडोरी और बाकी के लोग काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं, जिसके चलते इटाडोरी कहने लगता है काश ऐड करने की बजाय हम किसी रूल को हटा पाते, शायद हम लोग कोई ऐसा रूल बना पाए जो कि पुराने रूल को कॉन्ट्राडिक्ट कर दे। लेकिन तभी टेंजन इटाडोरी को रूल नंबर 7 समझाने लगती है। नया रूल बनने पर गेम मास्टर चेक करेगा कि ये रूल किसी पुराने रूल को कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं करता, जिसका साफ सा ये मतलब है कि ये कोई भी पुराना रूल हटा नहीं सकते। और ये चीज सुनने के साथ ही इटाडोरी का दिमाग खराब हो जाता है। रूल नंबर 8, अगर किसी भी प्लेयर के 19 दिन तक पॉइंट सेम रहे तो वो मारा जाएगा, यानी कि 19 दिनों के अंदर हर सॉर्सरर को खून खराबा करना ही होगा। और ये चीज सुनने के साथ ही इटाडोरी काफी ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि अब फिर से उसे काफी सारे लोगों को ठोकना पीटना पड़ेगा। लेकिन हमारे मेगुमी भैया के पास कुछ प्लान्स है। तो बस इतने ही थे कलिंग गेम्स के रूल। और यूकी और चोजो अब मास्टर को डिफेंड करने वाले हैं और माकी जाने वाली है जेनिन क्लैन के मेंशन के अंदर, जहाँ जाकर वो काफी सारे कर्स टूल्स को ला सके। और हम लोगों को बताया जाता है कि जैसे ही गोजो सील हुआ तो कामो और जेनिन क्लैन ने सभी कर्स ऑब्जेक्ट अपने पास रख लिए। और अब इटाडोरी को मालूम चलता है कि जेनिन क्लैन का नया लीडर उसी का दोस्त मेगुमी है, जिसके चलते माकी अब जोजो की लोकेशन पूछने लगती है। और यूटा भी इन लोगों से कहने लगता है कि वो जितनी हो सके उतनी कॉलोनीज की इन्फॉर्मेशन इन लोगों के साथ शेयर करेगा। और ये चीज यूटा इसलिए करना चाहता था ताकि ये लोग कभी भी सेम कॉलोनी के अंदर एक साथ बढ़ ना जाए। लेकिन तभी टेंगेन इनका प्लान खराब करते हुए कहने लगते हैं हर कॉलोनी के बाहर एक बैरियर लगा हुआ है तो तुम एक दूसरे से बात नहीं कर पाओगे। और ये बात सुनने के साथ ही इटाडोरी का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि उसने तो यूटा को बोला था कि अगर वो सुकुना में कन्वर्ट हो जाए तो वो उसे मार दे। लेकिन जब ये लोग एक साथ बात ही नहीं कर सकते तो इटाडोरी का क्या होगा। और तभी मेगुमी इटाडोरी से कहने लगता है अगर तुम सुकुना में कन्वर्ट होकर मुझे मार दो तो उसके बाद तुम खुद को भी मार देना। जिसके चलते इटाडोरी मेगुमी से कहने लगता है मैं तो तुझे बचाने के लिए ये सब बोल रहा हूँ, लेकिन तू मेरे साथ कितना गंदा मजाक कर रहा है भाई। और अब यहाँ पर सभी लोगों के प्लान बन चुके हैं एक्सेप्ट फॉर मेगुमी और इटाडोरी। और इन लोगों का प्लान है एक 3rd ईयर के सस्पेंडेड स्टूडेंट को अपनी टीम में शामिल करने का, और इस स्टूडेंट का नाम है हकारी। और इटाडोरी यूटा से पूछने लगता है कि आखिर ये कौन है, जिस पर यूटा बताने लगता है कि अगर वो मूड में आ जाए तो वो मुझे भी मार सकता है। और इसी चीज के चलते ये सभी लोग अपने अपने रास्ते निकलने लगते हैं। और अब इटाडोरी चोजो से कहने लगता है भाई बस मरदा मत। और चोजो की आंखों से यहाँ पर आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि इटाडोरी उसे भाई की तरह ट्रीट कर रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को टाकाबाका के अंदर कुछ लोग दिखाए जाते हैं और ये सभी लोग एक कॉमेडी शो को एंजॉय कर रहे थे। और इसी चीज के चलते शुरुआत होती है चैप्टर 147 की। हम लोगों को जेल के अंदर प्रिंसिपल यागा दिखाए जाते हैं और पांडा को देखने के साथ ही सभी हायर अप्स कहने लगते हैं कि आखिर यागा तूने ये क्या बना दिया। और गाकुगान जी कहने लगते हैं हम लोग एक आर्टिफिशियल कॉप्स बना सकते हैं, लेकिन तुमने जो चीज बनाई है ये काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट है और तेरे इसी कारनामे की वजह से हायर अप्स ने तुझे जेल के अंदर बंद कर दिया। अगर तू पांडा जैसा एक क्रिएचर बना सकता है तो इसकी तरह एक आर्मी भी बना सकता है और वो आर्मी काफी ज्यादा तबाही मचा सकती है। तो जल्द से जल्द मुझे बता कि तूने आखिर पांडा को कैसे बनाया। और प्रिंसिपल यागा गाकुगान जी की बात पर सिर्फ इतना कहते हैं मुझे नहीं पता। जिसके चलते हम लोगों को यागा का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और यागा यहाँ पर एक अजीब सी स्पिरिट से बात कर रहे थे। यागा कहने लगते हैं तुम लोग अपना ध्यान रखना, मैं काफी जल्दी तुम लोगों से मिलने आऊंगा। और जिस भी शख्स ने इन सभी कर्सेस को बनाया था यागा उसे भी बाय बोलता है। और अब हमें बताया जाता है कि पांडा किसी जगह पर सील्ड था और तभी कोई उस सील को तोड़ देता है और सील तोड़ने वाले का नाम है कुसाकाबे। और तभी पांडा कुसाकाबे से पूछने लगता है कि आखिर तुमने मेरी हेल्प क्यों करी।
जिस पर कुसाकाबे कहने लगता है तेरे क्रिएटर यागा का मुझ पर काफी बड़ा एहसान है। और तभी हमें बताया जाता है कि शिबुया इंसिडेंट के एंड के अंदर सभी लोग यागा को भी पकड़ना चाहते थे और इसी वजह से उन लोगों ने पांडा को सील कर दिया ताकि यागा पांडा की मदद करने आए और वो लोग यागा को भी पकड़ ले। लेकिन पांडा को तो यहाँ पर कुसाकाबे ने ही बचा लिया और अब हमें यागा का कुसाकाबे के ऊपर एहसान दिखाया जाता है। दरअसल में कुसाकाबे की बहन के बच्चे की डेथ हो गई थी, जिस वजह से कुसाकाबे की बहन काफी ज्यादा डिप्रेशन में चली गई। लेकिन यागा ने उस मरे हुए बच्चे की मेमोरीज इस क्रिएचर के अंदर डाल दी और यागा की वजह से कुसाकाबे की बहन डिप्रेशन से बाहर आ गई। और तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि यागा के पास एक एसेसिन आता है जो कि यागा से कहने लगता है और बुढ़ाऊ कहाँ पर जा रहा है? जिस पर यागा उसकी बात का जवाब देते हुए कहने लगता है अपने बेटे से मिलने। लेकिन तभी वो एसेसिन यागा से कहने लगता है तेरे खिलाफ तो वारंट निकला है। जिस पर यागा कहने लगते हैं गोजो के सील होने के साथ ही कुत्ते भौंकने लगे। और तभी वहाँ पर गिटार वाला बुढ़ा हो जाता है यानी कि गाकुगान जी, जो कि यागा को ही एक झटके में खत्म कर देता है। और यागा यहाँ पर मरते हुए एक चीज रिवील करते हैं। पहले हम सोल इन्फॉर्मेशन रिप्लिकेट करते हैं फ्रॉम दी फिजिकल इन्फॉर्मेशन और फिर हम उस इन्फॉर्मेशन को एक लाश के अंदर भरते हैं। लेकिन इतना सब कुछ भी काफी नहीं होता और इसीलिए हम लोगों को इस चीज को 3 बार दोहराना होता है ताकि एक ही शरीर के अंदर 3 बार आत्मा घुस जाए और 3 बार में से एक बार वो अपने आप को स्टेबलाइज करने में कामयाब हो जाती है। और तभी हम लोग देखते हैं कि पांडा भागता हुआ यागा की ही तरफ आ रहा था। और तभी गाकुगान जी कहने लगते हैं तूने मुझसे सिर्फ इतनी सी बात छिपाई, तूने मुझे ये चीज पहले क्यों नहीं बताई, तुझे खत्म नहीं किया जाता। और मरते हुए यागा कहने लगता है ये एक कर्ज है जो कि मैं तुझे देकर जा रहा हूँ। और यागा के मरने के साथ ही पांडा भी वहाँ पर पहुँच जाता है और गिटार उठाने के साथ ही अपना बुढ़ाऊ पांडा से लड़ाई करने को तैयार था। लेकिन पांडा उसे इग्नोर करने के साथ ही यागा की बॉडी के पास चला जाता है, जिस पर गाकुगान जी कहने लगते हैं पांडा क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? जिस पर पांडा कहने लगता है हम पांडाज इंसानों की तरह नहीं होते, तुम तो सिर्फ कुत्ते हो जो कि वही कर रहे थे जो कि उसके मालिक ने उससे करने को कहा है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि पांडाज रोते भी हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को दिखाया जाता है कि माकी जेनिन क्लैन के मेंशन तक पहुंच चुकी है। और मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूं कि माकी यहाँ पर सभी लोगों को कुत्ता बनाकर मारने वाली है। माकी सभी लोगों के साथ क्या करने वाली है? सभी को कुत्ता बनाकर मारने वाली है। और मेंशन के अंदर माकी का स्वागत नाओया करता है। नाओया माकी से कहने लगता है जरा तुम्हारी शक्ल देखो, क्या तुम्हारे वुंड्स हील नहीं हुए? तुम कितनी ज्यादा गंदी लग रही हो। और तभी माकी कहने लगती है तू औरतों के पिछवाड़े के अलावा उनकी शक्ल कब से देखने लगा? और तभी नाओया कहने लगता है तू कर्स टेक्निक यूज नहीं कर सकती, ना ही तू कर्सेस को देख सकती है। तेरी शक्ल भी अब बंदर जैसी लग रही है। आखिर तू यहाँ पे क्या करने आई है? लेकिन माकी नाओया की बात को इग्नोर करने के साथ ही वहाँ से आगे बढ़ने लगती है और अचानक से रास्ते में माकी की माँ भी उसे रोकने लगती है। लेकिन माकी अपनी मॉम से कहने लगती है मैं इस जगह पर जेनिन क्लैन के लीडर की परमिशन से आई हूँ। और माकी यहाँ पर मेगुमी की बात कर रही थी। और तभी हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेगुमी माकी से कहने लगता है कि तुम्हें ही जेनिन क्लैन का लीडर बन जाना चाहिए। लेकिन माकी मेगुमी से कहने लगती है आई एम स्टिल नॉट गुड इनफ। और माकी की बात सुनने के साथ ही मेगुमी फैसला कर लेता है कि वो ही अगला लीडर बनेगा। और तभी माकी की माँ उस पर चिल्लाते हुए कहने लगती है मैंने तुझे पैदा किया है, कभी तू मेरी भी बात माना कर। लेकिन माकी अपनी माँ की बात नहीं मानती और आगे बढ़ जाती है। और वेपन वाले रूम को खोलने के साथ ही माकी के सामने उसका बाप बैठा हुआ था और उसके आसपास काफी सारा खून था और ये सारा खून था माकी की बहन का। और तभी माकी का बाप कहने लगता है मुझे मालूम था कि तुम यहाँ पर आओगी, इसलिए मैंने उन वेपन्स को पहले ही डिस्पोज कर दिया। साथ ही हम लोगों को जेनिन क्लैन का एक काफी इवल प्लान बताया जाता है। जो भी गोजो को अनसील करने की कोशिश करेगा उसे मौत की सजा दी जाएगी और ये सभी लोग यही करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए पूरा जेनिन क्लैन इन लोगों को रोकने की पूरी कोशिश करने वाला है। और माकी को मारने का काम खुद उसके बाप को सौंपा गया है। और अब यहाँ पर माकी और उसके बाप की लड़ाई शुरू हो जाती है और माकी का बाप यहाँ पर फॉलिंग ब्लॉसम टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जो कि माकी के सामने वैसे भी बिल्कुल बेकार है क्योंकि ये टेक्निक डोमेन एक्सपेंशन का काउंटर करने के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन माकी तो कर्स टेक्निक ही यूज नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी माकी एक कर्स टूल इस्तेमाल कर सकती है। और तभी हम लोगों को माकी का नया हथियार दिखाया जाता है। और तभी माकी का बाप उससे पूछने लगता है मुझे बता मैं जेनिन क्लैन का लीडर क्यों नहीं बन पाया? जिस पर माकी कहने लगती है बिकॉज यू आर अ पीस ऑफ शिट। और तभी माकी के पापा उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन माकी उस अटैक से बचने के साथ ही अपने पिताजी की तलवार ही तोड़ देती है। लेकिन माकी का बाप कटी हुई स्वॉर्ड से माकी को डैमेज पहुंचा देता है क्योंकि उसने कर्स एनर्जी की मदद से अपनी ब्लेड को एक्सटेंड कर लिया और यहाँ पर माकी के बाप ने उसे हरा दिया, जिसके चलते वो माकी और माकी की बहन को घसीटते हुए कहीं पर लेकर जाने लगता है। और अब माकी का बाप बताता है कि आखिर वो जेनिन क्लैन का लीडर क्यों नहीं बन पाया। उसके और उसके भाई के अंदर कर्स टेक्निक का कोई भी डिफरेंस नहीं था, बल्कि दिक्कत क्वालिटी ऑफ चिल्ड्रन थी।
मतलब माकी और उसकी बहन की वजह से वो कभी लीडर नहीं बन पाया। और अब माकी का बाप इन दोनों को ही एक रूम के अंदर डाल देता है और इस जगह पर काफी सारी कर्ड स्पिरिट्स मौजूद थी। और अब माकी का बाप फिर से इन दोनों को खरी खोटी सुनाने लगता है और जाते जाते वो ये भी कहने लगता है, तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दबा हो तो यहीं पर मर जाओ। और यहाँ पर पड़े पड़े माकी की बहन उसे किस कर लेती है, जिसके चलते ये दोनों अपने ही एक सपने में पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर माकी की बहन उससे कहने लगती है, डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। और यहाँ पर माकी के हाथ में स्प्लिट सोल कटाना थी, जिसके चलते काफी सारी कर्स स्पिरिट माकी के ऊपर अटैक कर देती है। और यहाँ पर माकी के पिताजी आराम से जा रहे थे, लेकिन अचानक से उन्हें फील होने लगता है कि सभी कर्स स्पिरिट्स खत्म हो गई। और अब माकी का बाप अचानक से एक अजीब सा डर महसूस करने लगता है और ये डर बिल्कुल वैसा ही था जब वो तोजी फोशिगिरो से मिला था और उसे ये चीज फील हो रही थी माकी से। और अब अचानक से वहाँ पर माकी आ जाती है और वो अपने बाप का सिर काट देती है और वो भी एक झटके में। और इसी चीज के चलते ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आखिर आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना और इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।